नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गौतम सत्यराज एक बार फिर हाजिर हूँ मन की बात करने के लिए। मन की बात यानी युवाओं की मन की बात। विशेष रूप से ये जीवन सकारात्मक प्रेरणाओं से भरा होना चाहिए और इसी प्रकार इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे बहुत प्रिय और समाज के लिए प्रेरणादायक स्रोत हमारे महेंद्र वर्मा जी विराजमान हैं। आप जी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चाहूँगा शब्दों के माध्यम से सर आप हमारे दर्शकों का स्वागत करें। थैंक यू गौतम। ये जो मंच है युवाओं के लिए समर्पित है जी। तो मैं आप सब पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले तो कि समाज को एक नई दिशा देने के लिए आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है। जहाँ तक मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूँ तो मैं रेलवे के मेडिकल डिपार्टमेंट में एज ए चीफ फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत था और लगभग 37.5 वर्षों की सेवा के बाद अभी 31 दिसंबर 2024 को मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। जी। और बाकायदा सर आपकी सेवानिवृत्ति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था। वहाँ हेडलाइन बनी थी कि अब तक की सबसे बड़ी रिटायरमेंट समारोह जो है रेलवे में वो हुआ था और बहुत विशेष आपके बहुत से ऐसे साथी थे जिन्होंने उस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए थे और वहाँ संस्कृति की झलक भी हमें देखने को मिली। सर मुझे लगता है आप जी के साथ ये पॉडकास्ट करना हमारा और इस मंच का ये सौभाग्य है कि हम बहुत सकारात्मक प्रेरणा और सकारात्मक आत्मा से मिल रहे हैं। आप जी ने बताया कि आप जी चीफ फार्मासिस्ट सेवानिवृत्त हैं रेलवे डिपार्टमेंट से और इसी के साथ मैं दर्शकों को बता देना चाहूँगा महेंद्र वर्मा जी स्काउट एंड गाइड से जुड़े रहे हैं। भारत स्काउट एंड गाइड्स में वो ग्रुप लीडर भी रहे हैं जिला दिल्ली में और विशेष रूप से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर का पद भी संभाला और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ काम किया और एक एग्जाम्पल सेट किया। इसी के साथ सर आप सहायक जिला सचिव भी हैं दिल्ली डिवीज़न में, जहां बच्चों को स्काउटिंग मैं बताना चाहूँगा एक संस्था है जो हमारे युवाओं को हमारे बच्चों को देश से जोड़ती है, उसमें देश प्रेरणा भरती है और उसी संस्था से आप जी हैं और आप जी ने भरपूर रूप से राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरपूर हमारे ज़िले का कहूँ या मैं राज्य का कहूँ या पूरे राष्ट्र का अपने बखूबी नाम एक उम्दा स्तर पर आप लेकर के गए हैं। आप जी का नेतृत्व निरंतर सराहा जाता है और बहुत सारे लोगों के हमारे पास सर प्रश्न भी आए हैं। मुझे लगता है उन प्रश्नों को यदि मैं आपसे पूछूंगा तो सीधे तौर पर हमारे दर्शकों तक वो पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ मैं बता देना चाहूँगा महेंद्र वर्मा जी विशेष रूप से यदि व्यक्तिगत रूप में मैं बात करूँ तो जहाँ तक हम जान पाए हैं आप जी को एक बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी के रूप में आप जी का बड़ी चर्चा सर हमने सुनी थी, हमने बातचीत किया और निरंतर आप जी के बारे में जितनी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर पाए हमने किया। सर एक विशेष जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा, पहला ही मेरा प्रश्न रहेगा क्योंकि बार बार मैं मंच पर कहता हूँ हमेशा सकारात्मक रहें और आपकी मुस्कान हमें हमेशा प्रेरणा देती है और हमें ऊर्जा से भर देती है। सर मैं चाहूँगा ये पॉजिटिविटी कहाँ से आती है, हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ। पॉजिटिविटी तो कहीं बाहर की चीज़ नहीं है, तो हमारे अंदर की चीज़ जी, लेकिन हमें वो कल्टीवेट करनी पड़ती है, हमें उगानी पड़ती है। जी सर। हमें भी नहीं पता था, लेकिन मैं अपने मन की बात बताना चाहूँगा कि हम जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े जी, तो वहाँ पे किस तरह से परमात्मा आके सृष्टि को ज्ञान दे रहे हैं। गीता में भी कहा है जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो मैं सृष्टि पर आता हूँ जी, तो वही एपिसोड अब चल रहा है। तो परमात्मा की जो बात है बच्चों से उसको हम मुरली कहते हैं जी। तो सुबह सुबह वो एक क्लास होती है तो हम वो क्लास अटेंड करते हैं, हम उसके रेगुलर स्टूडेंट हैं। बिल्कुल सर। तो वो पॉजिटिविटी जो है वो अंदर से भरती है तो परमात्मा याद दिलाता तुम ऐसे थे अब ऐसे बन गए हो जी, फिर तुम्हें दोबारा से ऐसा बनाया जाएगा। ऐसे गुण थे तुम्हारे में लेकिन अब गुणहीन हो गए हो, दोबारा से उन गुणों को धारण करना है, दोबारा से नई सृष्टि का निर्माण करना है। तो ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर कहाँ से आती है? तो सर इसका मतलब हम लोग जो पॉजिटिविटी महसूस कर सकते हैं। सर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप हमेशा सकारात्मक लोगों से मिलिए। तो जब हम सकारात्मक लोगों से मिलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अंश हमारे अंदर आ ही जाता है। तो मैं चाहूँगा युवाओं तक आप ऐसा एक संदेश दें जिससे बहुत से लोग जब डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके पास कोई विषय नहीं बचता करने के लिए या वो खुद को निराश मान लेते हैं, तो उस अवस्था में खुद को पॉजिटिव कैसे रखा जाए। मुझे लगता है इसमें आपसे बड़ा एग्जाम्पल जो रिसर्च हमारे पास है सर आपके बारे में, जो इंसिडेंट हमने आपके देखे हैं, तो
मुझे लगता है आपसे बड़ा इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। सर मैं चाहूँगा, क्योंकि आपका व्यक्तिगत जीवन में भी एक टाइम बड़ा कठिन रहा है सर स्वास्थ्य के कारण, और उस टाइम पे भी आपने जो एक ऊर्जा को कायम रखा है, एक पॉजिटिविटी को कायम रखा है, एक उम्मीद को कायम रखा है, सर मैं चाहूँगा वो सीधे तौर पर हमारे युवाओं तक पहुँचे, क्योंकि आजकल सर हम देख रहे हैं कि बड़ी छोटी सी नाकामयाबी भी हमारे युवाओं को पूरी तरह से तोड़ के रख देती है। लेकिन आप जी ने जहाँ तक मुझे जानकारी मिली थी, सर का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ गया था, और थोड़ा नहीं मैं कहूँगा बहुत गंभीर वो स्थिति आ गई थी, लेकिन माननीय महेंद्र वर्मा जी ने वहाँ एक पॉजिटिव सोच को जब उन्होंने धारण किया और उसको जब अपने अंदर उतारा, तो वो जो बीमारी थी या वो जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत जल्द मुझे लगता है सर आपने कवर किया, और हमने आपके एक नए जन्म को बहुत करीब से देखा है। चाहूँगा सर उस जर्नी को आप थोड़ा सा बताएं। ओके, ठीक है गौतम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो, स्वास्थ्य ऐसा विषय है, कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया जी। तो जब भी आप अस्वस्थ होते हैं तो आपको ही पता है, शरीर में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो शरीर तो क्या, फिर हम घर पे भी एक बोझ बन जाते हैं। बिल्कुल सर। हम लगातार स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, उसके बावजूद भी कभी कभी कोई परिस्थितियाँ ऐसी आती है। तो ऐसा मेरे साथ प्रैक्टिकल में हुआ जी। तो अचानक बैकिक की वजह से कुछ दिक्कत आई, सारे टेस्ट करवाए गए, सब देखा गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अचानक वो स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर होने के बाद वो ऑपरेट हुआ और मेरा जो नीचे का पोर्शन था वो सुन्न हो गया और मैं व्हीलचेयर पे आ गया। बिल्कुल सर। तो ठीक है, हम सब रंगमंच के कर्मी हैं, जैसा भी होगा। तो घर वालों ने कहा कि बहुत कहीं लेके चलते हैं अच्छी जगह पे, तो हम हिसार में गए थे, वहाँ पे न्यूरो के डॉक्टर थे अच्छे। तो मैंने कहा कोई नहीं, अगर जीवन है तो बच जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जर्नी हो सकता है। बिल्कुल सर। कि जर्नी की क्लोजिंग भी हो सकती है, लेकिन ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल सर। तो अगर हम मन से ना हारें, हम हारने को राजी ना हो, तो ये हमारी जीतने की पहली शर्त है। जीना है तो जीना है, इसको ठीक करना है। परिस्थितियाँ आई हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सर। और होंगी भी जी। तो ठीक है, वो ऑपरेट हुआ, कुछ 9-10 महीने बेड पे रहे, फिजियोथेरेपी हुआ, व्हीलचेयर पे आए, फिर वाकर लेके चले, फिर स्टिक लेके चले, और आज मैं आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मेरा पुनर्जन्म है। हाँ, मैं बिल्कुल ये बात अभी कह ही रहा था सर कि मैं इस जीवन को अब बोनस लाइफ मानता हूँ। हाँ, आप जी ने आपसे मिले थे, आपने इस शब्द का प्रयोग किया था कि ये जो जीवन है ये मेरे लिए बोनस टाइम है। और आप जी वर्तमान स्थिति को जिस जीवनता से जीते हैं, जिस जिंदा दिली से जीते हैं सर, वाकई में मैंने बड़ा करीब से आपको देखा है। और मैं चाहूँगा हमारे युवाओं तक ये बात पहुँचे। आप जी ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं और हमारा मस्तिष्क हमें कहता है कि हाँ हम सही हैं, हम ठीक हो जाएंगे, तो मुझे लगता है ये पूरी कायनात उसमें हमारा सहयोग करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक बार हम लोग अपनी फील्ड में आ जाते हैं, और उसी का स्पष्ट उदाहरण आप जी मेरे सामने है। और मैं तो सर अनौपचारिक रूप से कहूँ तो मैं जब अभिषेक से बात कर रहा था आप जी के बारे में, मैंने कहा अभिषेक को कि मैं क्या अभिषेक, हमने सर को ऐसा लग रहा है कि सर दोबारा से जवान हो रहे हैं, और वो जो स्माइल, एक बच्चे की इनोसेंट स्माइल जो बच्चे के पास होती है, वो आप जी के पास है सर। बहुत पॉजिटिविटी हमें मिलती है और अंदर से महसूस करते हैं कि हाँ हम सही सानिध्य में हैं, सही मार्गदर्शन में हैं। सर इसी के साथ मेरे पास सर एक प्रश्न और आया था इस विषय को लेकर के। आप जी स्काउटिंग में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और स्काउटिंग में आपका काफ़ी आपके स्थान उसमें निश्चित किए गए रेलवे स्काउट द्वारा। आप जी ALT हैं, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर भी आप जी रह चुके हैं या वर्तमान में हैं सर? वर्तमान में हैं आप? है एक हमारी, हाँ जी, नेशनल ट्रेनिंग टीम की। जी जी। तो वहाँ आप काम कर रहे हैं सर, और इसी के साथ बहुत छोटे छोटे बच्चों में आप प्रेरणा भरते हैं। हमने आपकी एक्टिविटीज़ को प्रत्यक्ष देखा है, जब रेलवे का आपका कोई फंक्शन रहता है वहाँ छोटे छोटे बच्चे आपके साथ स्काउट एंड गाइड में जुड़ते हैं सर। एक कहावत मैंने लिखी थी, ऑन्स ए स्काउट ऑलवेज ए स्काउट। तो आपने हालांकि मैं एक चीज़ सर अनौपचारिक रूप से कहूँगा, एक बड़े पद पर होने के नाते क्योंकि आप जी चीफ फार्मासिस्ट रहे हैं, तो उसके साथ बच्चों के साथ जो कनेक्शन आप लोगों ने बनाया है,
उनको आप ट्रेनिंग देते हैं, और मैंने बखूबी आपकी ट्रेनिंग को देखा है, बच्चों के अंदर बिल्कुल आप बैठ करके बच्चों में बच्चे बन करके आप लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे स्काउट एंड गाइड का उद्देश्य आप लोग हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि ये हमारा किस उद्देश्य पर हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा गौतम, बहुत अच्छा लगता है जब एक स्काउट लीडर से हाँ, मैं सर दर्शकों को पहले ही बता दूं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये मैं क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड सर स्काउटिंग से रहा है, हमने और मुझे लगता है सर अगर आज आप जी के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ तो उसका अगर मैं पूरा श्रेय दूँ तो स्काउटिंग को जाता है। तो स्काउटिंग ये सही है सर, ऑलवेज स्काउटिंग हम होते ही हैं हर लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हमारी जो भारत में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है स्काउट्स एंड गाइड्स की। जी सर। तो इसमें छोटे से बच्चे से लेके और बड़े बच्चों तक के शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स होते हैं। जी सर। इसमें हमारे पास छोटा सेक्शन है 6 साल से 10 साल का कब सेक्शन है जी। 10 साल से 16 साल का हमारा स्काउट सेक्शन है जी। और 16 से अबो जो हमारा है एडल्ट सेक्शन है, रोवर सेक्शन है। जी सर। इसी तरह से गाइड विंग में भी है, जो बुलबुल छोटी लड़कियां हैं 6 से 10 साल की बुलबुल हैं। जी सर। 10 से 16 साल की जो बच्चियां होती हैं वो गाइड्स हैं, और जो 16 एंड अबो एडल्ट में आ जाती हैं वो रेंजर्स कहलाती हैं। जी सर। तो उनके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे। जी। तो अल्टीमेटली एम जो है हमें बच्चों को देशभक्ति से ओतप्रोत बनाना है, देश के लिए अच्छे नागरिक पैदा करना है, वो स्काउटिंग का मेन उद्देश्य है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो राष्ट्र सेवा में, देश सेवा के लिए क्या कर सकते हैं, सेवा परमो धर्म है, सेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य रह जाता है। बिल्कुल सर, इस मंच के माध्यम से भी मुझे लगता है आपने जो भी बात कही है ये इस मंच का भी सर यही उद्देश्य है, युवाओं में देशभक्ति के गुण भरना, उनको बहुत पॉजिटिव रास्ते पर लेकर के जाना। सर हम लोग प्रयास करते हैं इस पॉडकास्ट में, इस मंच पर उन लोगों को बुलाया जाए, उन प्रेरणा स्रोत को बुलाया जाए जो यूथ से डायरेक्ट जुड़े जी, और उनकी समस्याओं को जो है हल करे, या उनका जो उलझन है हम लोग उनको प्रेरणा दें कि आप आगे बढ़ सकते हो। और सर बखूबी अब तक का जो हमारा रिस्पांस रहा है ऑडियंस का, खूब सारे बच्चों ने कहा है कि सर बहुत हमें पॉजिटिव संदेश हमें मिला है। आप जी ने बताया सर स्काउटिंग में हम जितने भी वर्ग के युवा हैं या बच्चे हैं उन सबको आप लोग एक ट्रेनिंग देते हैं, और सर उस ट्रेनिंग का उद्देश्य है कि हम लोग देश सेवा के लिए काम करें। तो सर जो ये इसका विशेष रूप से ये प्रोडक्शन की तरफ से एक प्रश्न था कि इसका पूरा फंडिंग हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्या इसमें सरकार हमारा सहयोग करती है? इसमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्वैच्छिक संगठन है जी। तो इसमें कई बार हमें स्पॉन्सर मिल भी जाते हैं जी, कई बार लीडर्स अपने पास से लगाते हैं, कभी कभी बच्चों से थोड़ा सा नॉमिनल सी फीस भी ली जाती, पार्टिसिपेशन फीस ली जाती है जी सर, एज ए डाइट मनी है, लेकिन वो नाम मात्र की होती है। बिल्कुल सर। तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए फंड्स अवेलेबल होते हैं, और उस फंड में से इसकी फंडिंग आती है जहाँ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जी, ताकि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सके, उनको स्वावलंबन की ओर ढाला जाए, स्वैच्छिक और संगठन की ओर लेके जाए उसको। और दूसरा जो उन बच्चों के अंदर हम व्यर्थ से उनको बचा सकें। आजकल जो व्यर्थ में जा रहे हैं बच्चे, जब कुछ करने को नहीं होगा तो नशे की तरफ चले जाएंगे, गलत संग की ओर चले जाएंगे। दूसरा आजकल देखो ये मोबाइल वगैरह कितना एक एडिक्शन बन गया है। बिल्कुल सर। तो जब बच्चे पे कुछ कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होगा, इनोवेटिव नहीं होगा, तो वो कुछ ना कुछ गलत आदतों में चले जाएंगे। तो हमने उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव अच्छे कार्यों में बिजी रखना है, ताकि वो अपने जो ट्रेनिंग है, जो उनका लक्ष्य है जीवन का, उसकी ओर पहुंचते हुए बीच में डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। जी सर। तो यानी कि युवाओं को हमने भटकने नहीं देना है, हमने और उनको सही मार्गदर्शन करना है। बिल्कुल सर। और आप इस विषय में निरंतर संपूर्ण लगभग आपने जीवन सर इस विषय को दिया है, स्काउटिंग को आपने दिया है। और साथ साथ में सर आप जी, क्योंकि आप जी चीफ फार्मासिस्ट रहे हैं, तो रेलवे में आपने सेवाएं दी हैं, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित मैं सर एक बात आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन भी रहता है और सर जानकारी के लिए बड़ा आवश्यक भी है लोगों के लिए कि जब एक चलती हुई ट्रेन में कोई इंजरी हो जाती है ऑन द स्पॉट, सर कई बार चोट लग जाती है या कई बार खिड़की गिरना एक कॉमन सा इंसिडेंट माना जाता है, तो सर उस टाइम हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि ट्रेन के अंदर तो कोई ऐसा डॉक्टर का कोई ऐसा ऑफिस बना नहीं होता या कोई डॉक्टर होते ही नहीं उसमें, तो उस प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाता है? सर ये हमारे पास प्रश्न आया था और मुझे लगता है इससे आपसे अच्छी जानकारी कोई और नहीं दे सकता। बिल्कुल सही है, रेलवे में ये बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। तो जब भी हम कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स गार्ड के पास हर वक्त अवेलेबल रहता है जी।
तो जब भी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो हम ट्रेन के गार्ड से संपर्क कर सकते हैं। जी। दूसरा, रनिंग ट्रेन में टीटी होता है जी। रेलवे का टीटी है, या और भी कोई रेलवे का स्टाफ नज़र आए जिनके बैज लगा हो रेलवे का, या पता चलता है ड्राइवर है या गार्ड है या दूसरे कोई पद पे है कि रेलवे स्टाफ है, तो उसको हम बोलेंगे। तो रनिंग ट्रेन में नेक्स्ट स्टेशन पे जो भी नज़दीक स्टेशन आ रहा है जहाँ पे डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध होगी, तो वहाँ पर वो डॉक्टर आके अटेंड करेगा। ओके, ये व्यवस्था सर रेलवे में है? रेलवे में है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। ठीक है ना जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे लगता है ये जो प्रश्न दर्शकों की तरफ से हमारे पास आया था, मुझे लगता है जो जानकारी आप चाहते थे आप तक पहुंच गई होगी। आप विशिष्ट रूप से यदि कोई इंजरी चलती ट्रेन में हो जाता है तो आप रेलवे के जो निर्धारित कर्मचारी आपके आसपास हैं उनको आप सूचना दे सकते हैं, या गार्ड से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या संभवतः कोई टीटी आपको नज़र आए या स्टेशन के आसपास कहीं ट्रेन रुकी है वहाँ आपको नज़र आए तो वहाँ हम लोग संपर्क कर सकते हैं। आजकल हम सोशल मीडिया में हैं, तो रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल, दूसरे नंबर्स, ईमेल्स दिए हुए हैं, किसी पे भी अगर हम कर देंगे तो हमें फर्स्ट एड इमीडिएटली नियरेस्ट स्टेशन पे मिल जाए। बिल्कुल सर। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपने प्रॉपरली इस चीज़ को देखा हो कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है ऑन द स्पॉट रेलवे में, रेलगाड़ी में, और आप वहाँ पहुँचे, इस प्रकार का कोई? काफ़ी सारे हैं, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी का एक पार्ट था जी, तो हम लोगों ने तो उसको जिया है। बिल्कुल। तो हम लोगों को जैसे ही कॉल आती है, हम लोगों को ज़्यादातर कॉल स्टेशन मास्टर के थ्रू आती है जी, कि जब ट्रेन पहुंचने वाली होती है तो सिस्टम वहाँ के ट्रेन मास्टर को बोलता है कि भाई वहाँ पे ट्रेन है और जिन में ट्रेन पहुँचेगी इतनी देर में, तो आप वहाँ पे अटेंड करवाइए। जी। तो हम पूछते हैं कि ट्रेन कहाँ है, तो वो पता चलता है कभी कभी तो 5-10 मिनट ही में ही ट्रेन आ रही है, कभी कभी आधा घंटा भी होता है, भाई दूर है थोड़ा सा। तो जब 5-10 मिनट का हमारे पास शॉर्ट स्पैन होता है तो बस फिर हम अपनी मेडिकल टीम को तुरंत अलर्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एड बॉक्स रेडी रहता है। तो हमारी टीम में हम अक्सर 2 टीम बना के रखते थे जी। 3-4 एक टीम में रहते थे, 3-4 एक टीम में, तो एक टीम तुरंत स्टेशन पे पहुंच जाती है और कंसर्न गाड़ी में उस कोच नंबर पे, सीट नंबर पे उससे कांटेक्ट करती है। हमारे पास स्टेशन का प्रतिनिधि भी रहता है जी। तो हम उसको फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड देने के बाद जब फर्स्ट एड दे चुके होते हैं तब वो स्टेशन का प्रतिनिधि गाड़ी चलाता है। थोड़ी देर कभी कभी गाड़ी को भी 1-2 मिनट 2-4 मिनट डिले करना पड़ता है जी। तो ऐसी व्यवस्थाएं सर रेल की है। और सर यही खूबसूरती है भारतीय रेल की। और मैं तो सर हमेशा कहता हूँ कि भारत देश का विकास का पहिया पटड़ियों पर दौड़ता है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम किसी भी क्षेत्र में बात करें तो रेलवे के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हमारा भारत देश आज जहाँ जिस भी स्थान पर है, जहाँ भी एक बुलंदियों पे हम लोग पहुँचे हैं, वहाँ सीधा सा उदाहरण यदि हम रखें उसका, यदि हम लोग उदाहरण रखें हमारे कर्मठता का, तो वो सब रेलवे कर्मचारियों को जाता है विशेष रूप से। बिल्कुल सर, इंडिया की, भारत की लाइफलाइन है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है सर। लगभग आपके प्रोफेशन से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका व्यक्तिगत जीवन भी बड़ा प्रेरणादायक रहा है, उस पर भी मैं आऊँगा। इससे पहले सर आप जी ने मुझे बताया कि आप रेलवे में एज ए स्काउट ट्रेनर भी आप रहे हैं। स्काउटिंग के दौरान सर विशेष रूप से हमारे जो बच्चे हैं जी, क्योंकि हमारे सामने बहुत कच्चे पौधे हैं, वो बच्चे हैं, कच्चे पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उनको हमने एक विशेष आकार में ढालना है। तो सर वहाँ कुछ नकारात्मकता आपने कभी फेस की कि आप लोग जब इस काम को करने के लिए चले तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारा मन टूटता है, या हमने ऐसी उम्मीद को खो दिया, या हमने अपने शेड्यूल को बदला स्काउटिंग को लेकर के, कुछ ऐसा? देखो गौतम, ऐसे है कि जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो सराउंडिंग में पॉजिटिव नेगेटिव का चलता रहता है, साथ में चलता है सर। तो हमें उन नेगेटिव लोगों को नहीं देखना है, ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को देखना है, पॉजिटिव लोगों की बातें सुननी है। कुछ लोग नेगेटिव भी होंगे लेकिन उनको हमने इग्नोर कर देना है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो हमें अपने लक्ष्य को फोकस करना है। बिल्कुल सर। हमें अपने लक्ष्य को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, उस पर फोकस करके उसकी तरफ बढ़ते रहना है। लेकिन अगर हम ठान लें कि हमें ये करना है जी, तो कितना ही नेगेटिविटी आए हम उस मंजिल को हासिल करके ही रहते हैं जी। ठीक है ना। तो हमें अपने जो हमारा रास्ता है उस पर रुका रहना चाहिए। नहीं है, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी लोग आएंगे, लेकिन जिसकी जैसी भावना है। लेकिन स्काउटिंग में ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो टीम होती है, लीडर्स की टीम होती है,
तो वो सारे पॉजिटिविटी से भरे हुए थे जी। और कुछ अलग करने की ठान लेते हैं, बिल्कुल सर। कुछ असंभव सा भी लगता है। तो इम्पॉसिबल जब हम कहते हैं इम्पॉसिबल, तो उसमें ऑलरेडी लिखा आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, उसको हम यस ब्रेक सर। करें तो आई एम पॉसिबल। बिल्कुल। तो वो हमें लगता है कि हाँ यस कैन बी, लेकिन हम सोचते हैं यार मुश्किल था, कैसे हो गया। बिल्कुल सर। तो वो हो जाता है, हो जाता है। हमने ऐसा अनुभव से देखा है। बिल्कुल सर। एक बात आपके लिए, आपके ही साथियों से हम लोग निकाल के एक प्रश्न लेकर के आए हैं। आप जी के बड़े अच्छे साथी हैं सतबीर जी, तो उनका एक वक्तव्य था, तब हम आपके बारे में बात कर रहे थे कि कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना हुई है जो विपरीत है, परिस्थितियों के विपरीत है, आपको एक बात कहते हुए सुना हमेशा, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। सर ये बात कहने के लिए मुझे लगता है बहुत सारा अंदर हमारे बहुत सारी पावर होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ को बहुत पॉजिटिव दृष्टि से देखना सामान्य जन की बस की बात नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है। तो वो उस दृष्टिकोण को हम लोग कैसे बदल लें, हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में देखना सर, क्योंकि समाज में नकारात्मकता भी है और सकारात्मकता भी है। तो हमें अपनी दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने में बहुत सारी कठिनाई सर आती ही हैं, ये निश्चित है। तो वहाँ हम लोग कैसे काम करें, हम लोग मतलब कैसे खुद को पॉजिटिव रखें? पॉजिटिव एनवायरनमेंट तभी होगा जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे। बिल्कुल सर। हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहे और नेगेटिव लोगों को लेट गो करो जी, ठीक है ना। तो पॉजिटिविटी के वाइब्स रहेंगे और हम जब भी कोई दिक्कत आए तो ठीक है, सर्वशक्तिमान जब साथ है बिल्कुल सर, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, ये है सर। और दर्शकों तक मैं बता देना चाहूँगा, सीधे तौर पर ये बात पहुँच रही, क्योंकि सकारात्मक रहना और विशेष रूप से स्वयं को सकारात्मक रखना। और सर मैं हमेशा पॉडकास्ट में यही एक मेरा अंतिम वक्तव्य रहता है कि सदैव सकारात्मक लोगों से मिलिए, और तमाम वही जो बातें हैं सर उसको खुल करके विस्तृत रूप आज मैं आपसे सुन रहा हूँ। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर। क्या बात है सर। तो जब हम सोचते हैं यार मैं हूँ कौन जी, मैं ये तो दिख रहा हूँ, हार्ड मास का पुतला तो ये तो नहीं हूँ, तो मैं तो इसको चलाने वाला एनर्जी पावर पॉइंट ऑफ लाइट। बिल्कुल सर। तो वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, ड्राइवर मजबूत चाहिए ना। हाँ, गाड़ी थोड़ी ढीली सही बात है सर, तो चलेगी। वो चलेगी। हाँ, तो जो बीमारियाँ ये वो सब चीज़ें आती हैं, गाड़ी में आया ठीक है, रिपेयर हो गया वर्कशॉप में जाके जी, लेकिन वो ड्राइवर को स्ट्रॉन्ग होना है तो चला वो ज़रूरी है सर। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, यानी कि दिमाग रूपी, विचार रूपी ड्राइवर को मजबूत रहना, सदैव सकारात्मक रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर आप जी अभी हाल ही में यूरोप यात्रा पर गए थे और आप जी के फेसबुक पर निरंतर वो छवियाँ हमने देखी हैं जो आपने भेजी थी, और आपने पूरा एनालाइज भी वहाँ किया है जी। तो सर यूरोप यात्रा के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कृपया वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बहुत अच्छा। पिछले दिनों यूरोप जाना हुआ जी, तो वहाँ बड़ा बेटा है जर्मनी में जी, तो मेरी ग्रैंड डॉटर हुई थी अभी। अच्छा, हाँ जी, अक्टूबर में तो हमें पहले जाना था, लेकिन मैं दिसंबर में रिटायर था तो उस वक्त वो प्रोग्राम में व्यस्तता रही जी सर, और वो भी नहीं आ पाए क्योंकि वो बच्चे का पासपोर्ट और ये सब बनना था, तो टाइम लगता है उन चीज़ों में, डॉक्यूमेंट्स तैयार होने में। जी, तो हमने जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट प्लान किया था कि तो जनवरी में हम सब ने वो वीज़ा अप्लाई किया, तो फेब में हम पहुंच गए वहाँ पे। जी सर। तो यूरोप का एक अच्छा अनुभव रहा। हम सोचते थे कि ऐसा ही जीवन है जैसे इंडिया में है, तो यूरोप में जाने के बाद पता चला कि कुछ जीवन और तरीके बेहतर भी हो सकता है। जी, तो एक तो वहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, AQI इतना अपना 400-500 रहता है यहाँ का, तो वहाँ का 25-30 रहता है। तो जी, ग्रीनरी इतनी ताज़ो आबो हवा है, तो वो हेल्थ पे बहुत लोग फोकस करते हैं। वो लोग वहाँ के लोग वहाँ सर। के लोग जी, स्वच्छता को बहुत फोकस करते हैं। सभी लोग साइकिलिंग करेंगे, सभी लोग स्केटिंग करेंगे, सैर करेंगे, घूमने जाएंगे, अपना जिएंगे अच्छे से, जी, बहुत अच्छे से वो जीते हैं, भागम भाग में नहीं है। अच्छा, मतलब रिलैक्स। नियमित सा जीवन है सर। रिलैक्स वो देखा हमने, वो महसूस किया। जी, तो दूसरा जो यूरोप की सबसे अच्छी बात है कि वो लोग ऑनेस्ट हैं, ईमानदार उनकी है। सोच बहुत अच्छी है, जी, तो वो उनको महान बनाती है। तो हम देखते थे तो वहाँ किसी भी बड़े शोरूम में उसमें जाओ, सब आपने सामान लिया, आपने मशीनें लगी हैं, अपना पेमेंट किया, चले गए। जी, नो वन इज़ गोइंग टू चेक कि भाई आपने क्या लिया, क्या दिया है, आपने पेमेंट कर दिया। अच्छा, कोई चेक नहीं कर रहा सर वहाँ। नो,
कोई नहीं, नो सिक्योरिटी गार्ड। जी तो ये ऑनेस्टी जो है वो उनको महान बनाती है, वो उनकी सोच को महान बनाती है, वो उनके देश को महान बनाती है। बिल्कुल सर, क्योंकि सर मेरा मानना है कि हमें प्रेरणा ले लेनी चाहिए जहाँ से मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जी ने कहा कि यूरोप के देशों में जब आप जी ने भ्रमण किया तो ऑनेस्टी को आपने देखा है, एक अच्छे प्राकृतिक वातावरण को आपने देखा है। सर सोशल लाइफ वहाँ कैसी रहती है? सोशल लाइफ में दोनों बातें हैं उनकी। एक हैप्पीनेस तो है जब वो लोग मिलते हैं, हेलो हाय खुश के मिलते हैं, लेकिन काफ़ी वहाँ पे हमने नोटिस किया कि लोग अकेला भी काफ़ी लोग रहना पसंद करते हैं। और वहाँ के लोग डॉग्स लवर ज़्यादा हैं, सभी लोग पेट को पालते हैं। अच्छा जी। सभी लोग जी अच्छी, वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड होता है उनका बाकायदा बैज होगा, नंबर होगा, और वो जो उनके पेट हैं सर। हाँ पेट हैं, वो रजिस्टर्ड होंगे सारे के सारे जी। और वो अपने उन रजिस्टर्ड पेट को कहीं भी अपने गाड़ी में जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, साथ लेके चलते हैं। वो भी मतलब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं, काटते नहीं जैसे अपने यहाँ तरह के जिस तरह से थोड़ा सा होता है ना। हाँ जी सर। तो सेफ्टी रखना ज़रूरी है, तो वो अपना गाड़ी में अपने आराम से ट्रैवल करते हैं। तो मतलब एक स्थायित्व है जीवन में और हैप्पीनेस है सर वहाँ भी है। वो बिल्कुल वो अपने ढंग से जीना चाहते हैं जीवन को। बिल्कुल सर। और वो जीते हैं, खुश हैं। तो जैसे ऑफ है तो ऑफ ही है, तो सब लोग अपना एंजॉय करने, पिकनिक मनाने चले जाते हैं। जब भी वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है तो लोग, धूप जब निकल आती है तो लोग छुट्टी लेके अपना पूरा उसका एंजॉय करते हैं कि धूप निकल आई है, चलो उसको एंजॉय करते हैं। जी। क्योंकि सर मेरा एक वक्तव्य हमेशा ही रहता है जी। मैं कहता हूँ कि देखिए हमारा भारत देश महान है, इसमें कोई राय की बात नहीं है, दो राय नहीं हो सकती। लेकिन यदि हम विदेशों को देखते हैं, आप जी ने बताया सोशल लाइफ एक परफेक्ट लाइफ वहाँ है और ग्रीनरी वहाँ है, तो हमें प्रेरणा ले लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये पूरा विश्व हमारा परिवार है और जहाँ से हमें कोई ऐसी चीज़ है जो हमें सीख लेनी चाहिए या हमें वहाँ की वो चीज़ को एब्जॉर्ब करना चाहिए, जैसे ग्रीनरी की आपने बात की, तो सर ऐसी कौन सी बात आपको वहाँ लगी जो हमारे भारत में भी होनी ही चाहिए? एक तो जैसे अब प्लांटेशन की बात कर रहे हैं जी सर, वो प्लांट्स होने चाहिए। उन्होंने मुझे लगता है 100 साल पहले वो प्लांट्स लगाए होंगे जी। अब वो इतने भरपूर हैं, घरों के बीच में, रास्ते में, हर रोड पे, जगह जगह पार्क बने हैं जी। तो हमारे यहाँ प्लांट्स काफ़ी कम हैं, तो प्लांट्स और लगाए जाने चाहिए। बिल्कुल सर। तो हम लगा भी रहे हैं, धीरे धीरे मिलके ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं मिलके बना रही हैं, तो प्लांट्स लगाने चाहिए खूब। बिल्कुल। दूसरा जो वेस्ट डिस्पोजल है, जो हमारा कूड़ा कचरा निकलता है घरों से, बिल्कुल सर, उसको बायोग्रेडिंग और ये सब उसको करने की ज़रूरत है। हम देखते थे वहाँ पे तो उन्होंने अलग अलग कंटेनर रखे हुए हैं हर ब्लॉक्स में, हर जगह पे। उसमें पैकेजिंग मटेरियल अलग है, बायोगट मटेरियल अलग है, प्लास्टिक मटेरियल अलग है, शीशे वाले मटेरियल, बॉटल्स वगैरह वो अलग है। तो वो उनको आके गाड़ी आती है और उनको वो फिर वो रिसाइकल करते हैं जी। तो वहाँ कहीं भी कूड़े का, कचरे का ढेर नहीं है। दूसरा, मैं एक बार हम घूम रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि कुछ टहनियाँ घरों के अंदर एंटर कर रही थी जी सर। तो उनकी 2 गाड़ियाँ आ रही थी, उस पे एक पे वो सीढ़ी की तरह से आदमी ऊपर चढ़ के कट कर रहा था मशीन से, और दूसरी गाड़ी थी उससे जो टहनियाँ काट रहे थे उनको साथ साथ उनको रिसाइकल करके चूरा बना रहे थे। अच्छा। तो साथ में उसको कंपोस्ट का काम करेगी, खाद का काम करेगी जी। तो कहीं भी कूड़े का ढेर वो लगने नहीं देते, यानी कि पूरा मैनेजेबल है सर वहाँ पे, और उसका हमें थोड़ा अनुसरण करना ही चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि इसी प्रकार से हम अपने राष्ट्र को भी समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं। इसी के साथ सर, क्योंकि हम आप जी भी संस्कृति से जुड़े रहे हैं और मेरा भी संस्कृति से बड़ा जुड़ाव है सर, भारतीय संस्कृति से। तो जब आप वहाँ गए तो सर भारतीय होने पे कितना गर्व महसूस आपको? ये तो है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जी सर। ये तो बात है, क्योंकि वहाँ हम एक तरह से विदेशी ही हो जाते हैं। बिल्कुल सर। और स्वदेश में जो एक फील आती है, अपनी जो मिट्टी में हाँ है ना, भीनी भीनी खुशबू है, सुगंध है, तो उसको हम मिस करते हैं वहाँ पे। ठीक है, जीवन है, स्तर है, वो है, लेकिन जो एक अपनापन है थोड़ा सा, तो हमारे देश में, क्योंकि उन लोगों की लैंग्वेज दूसरी है, उन लोगों के साथ हम ज़्यादा विचार विमर्श नहीं कर सकते, अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये बात वहाँ जाके लगता है कि नहीं, अपना देश, अपना देश एक फ्रीडम है जी सर, एंजॉय करने की हमारी अपनी फ्रीडम है। घूमने के लिए अच्छा है जी, यूरोप जाएंगे, यानी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे, लेकिन जो दिल और आत्मा कहती है वो तो हिंदुस्तान को ही कहती है। हमारा देश इतना सुंदर है
और कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि यहाँ आत्मीय भाव सर आज भी है, वो संस्कार आज भी यहाँ बचे हुए हैं। हालांकि थोड़ी सी कमियाँ हमारे संस्कारों में पता नहीं किस कारण से आई हैं, लेकिन उन्हीं को सर दोबारा से युवाओं में लाने का प्रयास इस मंच का है, आप जी का है। आप जी की स्काउटिंग में जो आप काम कर रहे हैं निरंतर, हम चाहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय संस्कार भी पूरे विश्व को प्रोत्साहित करें, उनको जो है प्रेरणा दें। और इसी रूप में सर विशेष रूप से एक प्रश्न नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि आप भी संदेश दें। आप जी ने बताया कि आप जी के बड़े बेटे यूरोप में रहते हैं और अभी आप जी की पोती हुई है, तो सर एक तो आप पोती का नाम जरूर हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी पहुंचे। और यूरोप में जो आपके बेटे हैं वहाँ आप लोग भारत की धरती से क्या संदेश भेजना चाहते हैं, ये आप दर्शकों तक पहुँचाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छी कहानी है। जब वो बच्चे का नाम रख रहे थे जी, तो बोले कि नाम रखे, कुछ नाम सजेस्ट करो। मैं कहा नाम कुछ भी रखो, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो। जी, तो वहाँ पे क्या होता है कि अपनी तरह नहीं है वहाँ पे जैसे ही वो होते हैं तो तीसरे चौथे महीने में जब बच्चे का लिंग डिसाइड हो जाता है तो वो बता देते हैं जी, मेल है या फीमेल है। तो वो गर्भ में ही बता देते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वहाँ अपने जैसा नहीं कानून बनाना पड़ा कि क्योंकि इस तरह की पोलो नहीं है वहाँ पे कोइटिसाइडल की। जी, वहाँ पे आपको नाम डिसाइड कर लेना है। जब वो बच्चा होगा तो उसी वक्त नाम पूछेंगे तो वो कंप्यूटर में फीड हो जाएगा रिकॉर्ड में, क्या नाम रखा है आपने, लड़का है या लड़की है, पहले पता चल जाता है वहाँ पे। तो वो बहुत अच्छी बात है वहाँ पे। और बच्चे का बाकायदा शूट होता है वहाँ पे, बहुत सुंदर है, क्योंकि गवर्नमेंट की फैसिलिटी है सारी वहाँ। बिल्कुल सर। हेल्थ और एजुकेशन सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वो फ्री है सबके लिए जी, एजुकेशन और हेल्थ जी। तो उन्होंने उसका नाम रखा आर्या। आर्य, हाँ। यानी कि तो आर्यवर्त भारत, बिल्कुल आर्य संस्कृति से भारत से जुड़ा हुआ है जी सर। तो उन्होंने उसका नाम आर्या रखा जी। तो और प्यारी है, हाँ बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल सर। तो अब याद आती है हमें उसकी, 3 महीने हमने उसके साथ बिताए जी। तो मुझे वो नरेश सक्सेना जी की कुछ पंक्तियाँ याद आती बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल। बच्चे के बारे में। जब हम बच्चे से बात कर, छोटा सा बच्चा कुछ महीनों का, तो क्या समझेगा। बिल्कुल सर। तो वो पंक्तियाँ कुछ ऐसे हैं कि बच्चा भाषा नहीं समझता लेकिन उसका अर्थ समझता है जी। वो भाषा नहीं समझता, वो उसका अर्थ समझता है। अभी नहीं समझता वो आपकी लल्ले लल्ले लल्ले। क्या बात है जी। वो सारे वेद पुराण कुरान सब व्यर्थ समझता है। क्या बात है सर। तो अभी बाद में सीखेगा भाषा, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। बिल्कुल। तो वो आत्मा है जो पार्ट लेके आई है उसमें, तो वो समझती तो सारा, लेकिन वो भाषा से कैसे कम्युनिकेट करें हम। बिल्कुल सर। तो समझ नहीं पाते, वो अपनी भाषा में बात करती है, तो हम अपनी भाषा में करते। तो ये सर आपका प्यार है आप जी की पोती के लिए। और सर मैं भारत की इस भूमि से हमारी बेटी आर्या के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। मुझे लगता है उनके माता पिता तक हमारा ये संदेश पहुँचेगा जी। और मैं सर आपका ये आभार व्यक्त करता हूँ कि विदेश में होने के बाद भी आप जी के बेटे ने अपनी बेटी का नाम भारतीय संस्कृति से निर्धारित किया, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक बहुत उम्दा संस्कृति है। बात संस्कृति की यदि सर हम लोग करें, और एक बड़ी वैज्ञानिक तर्कसंगत संस्कृति है। हालांकि वर्तमान स्वरूप में थोड़ी सी कमियां आई किसी कारण से, तो उसी के साथ सर संस्कृति को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। तो युवा जो अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारी संस्कृति सभ्य है, सुदृढ़ है और वैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित है जी। ऐसे ही नहीं है जी। चाहे हमारे व्रत रखने की परंपरा है जी सर, चाहे हमारे अतिथि देवो भव है हमारी परंपरा है, बिल्कुल सर, चाहे वसुधैव कुटुंबकम है जी। पूरे दुनिया को हम एक परिवार मानते हैं। तो ये इस तरह के विचार हमारे को पूरी ग्लोबली एक करते हैं कि भारत एक सुदृढ़ राज्य है। बिल्कुल सर। आज सारा राष्ट्र, सारा जो विश्व है मानता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उन्होंने भारत की छवि को उजागर किया पूरे विश्व में जी। तो ये एक भारतीयों को विदेश में बड़े गर्व के साथ देखा जाता है। बिल्कुल ऐसा हमने महसूस किया। आपने महसूस किया है। यस, इंडिया। इसीलिए इंडिया जब हम नाम लेते तो मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, वो तो लोग बोलते हैं ऐसे। हाँ, इंडिया इज इक्वल टू मोदी। अब प्रेजेंट में ऐसा चल रहा है सर। ये राष्ट्र की बहुत
गरिमा है, हाँ, ये राष्ट्र गरिमा की है गरिमा सर, है। बिल्कुल है। और जब लीडरशिप सशक्त हो जी तो सर। देश महान बनता है। जी तो ये हम महसूस कर रहे हैं, चाहे अभी हमने सिंदूर ऑपरेशन में देखा, बिल्कुल सर। और जब जब कोई ऐसी वारदात हुई तो देखा, तो सभी एक कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत होकर खड़े रहे। ये सर, और इस बीच में बहुत बार बार मैं मंच के माध्यम से भी कहता हूँ कि इस जी। बार जो बेटियों ने अपना दमखम दिखाया है जी पूर्ण रूप से पूरे राष्ट्र को, और सर बेटियों के साथ साथ जात धर्म के जो झगड़े हमारे भारत में चले हुए थे, शायद दुश्मनों की एक चाल थी कि भारत को तोड़ा जाए हाँ। जाति में बांट करके, धर्म में बांट करके, उसको भी एकदम से मुझे लगता है बंद कर दिया गया है। जी। क्योंकि बहन कुरैशी ने जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया पूरे सिंदूर को, और उनके साथ एक और व्योमिका सिंह जी हैं, हाँ, दोनों उन्होंने पूरा रिप्रेजेंट किया। सर यहाँ एक तो हमारा जातिगत भेदभाव ख़त्म हो गया, धार्मिक भेदभाव ख़त्म हो गया, और जो जेंडर इक्वलिटी को लेकर हम बात करते हैं वहाँ भी समानता की बात उभर करके आई। तो बिल्कुल। मुझे लगता है सर ये नया भारत है और नई आयामों पर चल रहा है, ये विशेष बात है सर। बिल्कुल, ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी और एक व्योमिका बहन ने उन्होंने जो रखी है बात, पूरी दुनिया के सामने रखा है, और एक अच्छा मैसेज गया कि जी। भारत शांति चाहता है, बिल्कुल सर। लेकिन अगर कोई हमारी तरफ उंगली उठाएगा तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो ये एक मैसेज गया है। बिल्कुल सर, भारत शांति के साथ साथ समर्थशाली भी है। और इसी को बताने के लिए भी हमारे प्रतिनिधिमंडल ने सारे देशों में भेजे हैं, बताने के लिए दुनिया को, देखो जी। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा, गोली मारेगा तो हम गोला मारेंगे। बिल्कुल तो ये स्थिति है, फिर आप ये ना कहना। बिल्कुल तो सर। भारत अपना पक्ष रखने में सफल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सर शांति के साथ साथ मुझे लगता है समर्थशाली होना भी बिल्कुल, अति आवश्यक बिल्कुल, है, एक राष्ट्र के लिए बड़ा मायने रखता मायने है। रखता है, बिल्कुल। और मोदी जी के नेतृत्व को हम लोग राजनीति से ऊपर उठ के यदि देखें तो वाकई में उन्होंने जो काम किया है सेना के लिए वो बड़ा सराहनीय है, बिल्कुल। पूरे देश के लिए बड़ा ज़रूरी है। सर बात हम लोग व्यक्तिगत कर रहे हैं, औपचारिक बातें भी बीच में चल रही हैं, ओके। क्योंकि सर आपकी लेखनी भी थोड़ी सी 2-4 लाइनें मैंने थोड़ी सी ही सुनी है, तो सर चाहूँगा हमारे दर्शकों तक 2-4 शब्द जो आप लिखते हैं या आपने जो आसपास से कलेक्ट आप करते हैं, सर 2-4 शब्द हमारे दर्शकों तक जरूर पहुँचें। मुझे ऐसा लगता है आपके शब्द हमें प्रोत्साहित करेंगे। गौतम, आपके साथ भी हम दिली जुड़े रहे। बिल्कुल सर। जब आप छोटे से थे हम भी देखते देखते आपको, आप हम यार देखते देखते बड़े हुए हो। बिल्कुल सर। तो कई बार जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जो हमें विचलित करते हैं, विचलित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही क्षण है जब हमें मजबूत बनना होता है। बिल्कुल। तो उस वक़्त हम किसी भी हाल में हार ना माने, अगर हमने ठान लिया तो ठान लिया, जी सर। तो फिर सफलता हमारे कदम चूमती है। बिल्कुल। ठीक है ना, हम हारेंगे या जीतेंगे, बात ये नहीं है, हमने उसको पूरा करने के लिए सफल प्रयास कितना किया वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो उसमें हमारी तरफ से कोई कमी ना आए। बिल्कुल सर। ठीक है ना। अभी लोग एग्ज़ाम देते हैं तो सभी तो अधिकारी नहीं बनते, लाखों लोग देते हैं तो कुछ लोग सेलेक्ट होते रह हैं, जाते हैं, कुछ तो लोग रह ऐसे नहीं जाते कि हैं। उन्होंने प्रयास नहीं किया, बिल्कुल। प्रयास किया है उसमें तो, लेकिन एक सकारात्मक प्रयास है अपनी तरफ से कि हम अपने आप से संतुष्ट हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल। मैंने प्रयास किया है, कोई बात नहीं, फिर अगली बार दोबारा प्रयास करेंगे। जी। तो ऐसे बढ़ते जाना है। तो निरंतर हमें उम्मीदों से भरा ही रहना चाहिए सर। और इसी के साथ सर मेरी प्रार्थना आपसे थी 2 लाइनें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप जी लेखनी का मैंने थोड़ा सा ही सुना है सर, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा मैं उस चीज़ को सुनूं। बस ये तो सुना ही है, सबने सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं। ठीक है, ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिलों तक। जी। ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिलों तक, तू हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ना होने दी? ऐसा हो नहीं सकता। चलते रहो, चरे व्यती मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जी। तो हमें हार नहीं माननी, हमें चलते रहना है जब तक कि हम अपने लक्ष्य को पहुंच ना जाएं, लक्ष्य को पा ना लें, तब तक हमें हार नहीं माननी। बिल्कुल सर। और व्यक्तिगत रूप से यदि मैं अपनी बात करूं तो बहुत मैं कहूं कि बाल्यावस्था से मैं आप जी के सानिध्य में हूं, बहुत कुछ सीखा है, और आज मेरा सौभाग्य है कि आप जी पॉडकास्ट पर और हम लोग आमने सामने भी बात कर रहे हैं सर। ये मेरे लिए भी गौरव का विषय है। गौरव की बात है कि जब बच्चे बात करें बड़ों से तो एक अदब रुतबा होता है, तो हमें खुशी होती है कि बच्चों ने एक वो मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा। और आपको भी और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। और इसी के साथ मैं चाहूँगा सर एक अंतिम संदेश हमारे दर्शकों तक आप दें, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता, समय की पाबंदियों में हमें घिरे ही रहना पड़ता है। ओके, कृपया।
देखो, ज़िंदगी में क्या है, बार बार आदमी क्या करता है, डरता है जी। तो फियर उसको रहता है कि कहीं मैं हार ना जाऊँ, जब भी कोई हारने का डर बहुत बड़ा रहता है। ठीक है ना। तो इसमें आपकी दो बातें हैं, ठीक है ना। तो फियर हम करेंगे तो फियर में क्या होगा कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, या तो आप छोड़ छाड़ के भाग जाओ, बिल्कुल भाई मेरे बस का तो नहीं है जी, ठीक है ना। सेकंड क्या रहेगा, फेस एवरीथिंग एंड राइज, जो भी है उसको फेस करो और उठो, चलो गिरेंगे पड़ेंगे लेकिन सफलता पा लेंगे। बिल्कुल, चॉइस इज यूअर्स। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो या तो एक है कि छोड़ छाड़ के भागो, या एक है कि संघर्ष करो और आगे बढ़ो। तो हमें दूसरा रास्ता चुनना है, हमें संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, हमें पाना है। अगर हम चल पड़े तो हमने कदम पीछे नहीं हटाना। बिल्कुल। और निरंतर ये प्रेरणा और ये उदाहरण आपके व्यक्तित्व से ही सर हमने देखा है। मैं चाहूँगा दर्शकों की तरफ से भी और सर हमारी पूरी टीम की तरफ से हृदय से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। और दर्शकों तक शायद वो बात पहुंच गई होगी जो ये मंच पहुंचाना चाहता है। आज हमारे साथ जुड़े रहे हमारे बहुत ही प्रिय महेंद्र वर्मा जी, और आज फिर मैं उस बात को दोहरा देता हूँ, हमेशा सकारात्मक लोगों से जुड़े रहिए। एक दिन सकारात्मक लोगों से जुड़ना हमारे जीवन को सकारात्मक बना देगा, हमारे जीवन को अपने राष्ट्र के योग्य बना देगा। और जिस दिन हम अपने राष्ट्र के योग्य हो जाएंगे तो मुझे लगता है हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसके साथ ही मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगली प्रेरणा के साथ। जब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।